अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मेरा नाम इरफान अशरफ है और आज की वीडियो में एक बहुत ही सीरियस इशू पे बात करनी है। वो सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में सबसे जो सीरियस इशू इस वक्त चल रहा है वो है कोरोना। और कोरोना की वजह से जितना भी नुकसान हो रहा है माशियत का भी, वो तो एक तरफ, जो सबसे ज़्यादा नुकसान जिस शोबे का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो है एजुकेशन। तो मेरे ज़हन में आया कि आज एजुकेशन पे बात की जाए ताकि आप लोगों को कुछ रियलिटीज़ जो है एजुकेशन के हवाले से जो मेरे जहन में बातें हैं वो मैं आपसे शेयर कर सकूं। और माजूर के साथ अगर कोई हर्ट होता है तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ये ज़रूरी है ताकि हम इन चीज़ों को अपने नोटिस में लें और फिर इनकी बेहतर हल की तरफ भी हमारा गवर्नमेंट का भी और हमारे तमाम लोगों का ख्याल जाए। पहली बात तो ये कि देखिए, ज़माना कदीम में आप मेरे से बेहतर जानते होंगे हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन लाइफ जो है, उसमें किस तरह से इंसान का जहन जो है वो एवोल्यूशन के ज़रिए से एक बहुत आला मेयार पे पहुंचा है, जो कि आज उसकी आप एक बेहतरीन तस्वीर देख रहे हैं, इंसान के शौरी तरक्की की भी और उसकी टेक्निकल ग्रोथ जो भी हुई उसकी भी। तो इसके पीछे बहुत लंबी दास्तान है। ये एक ही वक्त में इस तरह से इंसान ने अपने दिमाग को जो है इस्तेमाल करना नहीं सीखा था। अब दुख की बात यह है कि जब मैं थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ता हूँ तो मुझे एक बात जो कि बहुत ज़्यादा अपसेट करती है वो ये कि आज का इंसान गो के इतनी तरक्की कर गया है कि वो कदीम ज़माने के इंसान की से हज़ारों साल आगे निकल गया है। अब तो उसने नई नई दुनिया दरियाफ्त करना शुरू कर दी है, लेकिन जहानत और शऊर, दानाई और हिकमत के लिहाज से आज का इंसान पुराने इंसान से बहुत पीछे रह गया है। अच्छा, अब ये बहुत अजीब महसूस होता है पहली बार सुनने में, जब हमें ये एहसास होता है कि वो कैसे कि जी हम इंटेलेक्चुअली और ज़हनी मेयार के एतबार से, शौरी एतबार से या दानाई और हिकमत और इल्म के एतबार से पुराने इंसान के बराबर क्यों नहीं खड़े। देखिए, आप जानते हैं कि जब इंसान ने नया नया जो है कायनात की तरफ गौर करना शुरू किया तो वो हमसे बहुत जो 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 उसकी क्यूरियोसिटी थी और जो उसका तजस्सुस था वो हमारे तजस्सुस बहुत ज़्यादा था। उसकी रीज़न ये कि जब वो पूरी कायनात को देखता था तो उसके जहन में हज़ारों सवाल पैदा होते थे। आज मसला ये हुआ कि हमारी जो एजुकेशन की डेवलपमेंट हुई, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम आज की दुनिया में राइज है, उसने एक बहुत बड़ा जो है हमारे लिए कह लें कि इम्तिहान खड़ा कर दिया है शऊर के एतबार से, और जिस पे हम तकरीबन जो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा रहा है ज़हनी तौर पे कि सवालात भी हमारे सामने किताबों की शक्ल में मौजूद होते हैं, यानी हमारी टेक्स्ट बुक्स में सवालात भी मौजूद होते हैं और उनके जवाब भी मौजूद होते हैं, जो कि इंसानी तजस्सुस की मौत का सबब बन रहे हैं। अब ये देखिए कि आज के बच्चे से आप कोई भी सवाल पूछिए, वो इतना मुतजस्सिस नहीं है क्योंकि उसके पास एक टैबलेट है, उसके पास सेल फोन है, वो गूगल पे लिखेगा और फौरन आपको उसका जवाब तलाश करके दे देगा। तो उसकी क्यूरियोसिटी उसी वक्त ही ख़त्म हो जाती है जब उसको ये एहसास होता है कि तुम कुछ भी पूछो, मैं गूगल से पूछ के आपको बता दूंगा, और वो उसका सही जवाब देता है। तो ये इंसानी शऊर की जो एक बहुत बड़ी मौत है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ों पे सोचना ख़त्म कर दिया है। कदीम इंसान के पास ये सहूलत मौजूद नहीं थी, वो हमसे हज़ार गुना ज़हीन इसलिए था क्योंकि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता था। आज हमने अपने दिमाग के इस्तेमाल को रोक कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले लिया। हालांकि ये सारी चीज़ें हमने अपने दिमाग से ही बनाई हैं। साइंटिफिक बिहेवियर वाले लोग जो हैं वो भी बहुत अच्छा आजकल काम कर रहे हैं, दुनिया को बहुत अच्छी चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन जो एवरेज लोग हैं, जिस तरह पाकिस्तानी कम्युनिटी है, ख़ासतर ऐसी कंट्रीज़ के लोग जो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी नहीं है, और आपको पता है कि दुनिया की बहुत ज़्यादा तादाद ऐसी है जो कि नॉलेज के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं करती,
وہ ارننگ کے حوالے سے, دولت کمانے کے حوالے سے بہت زیادہ کانشیس رہتے ہیں. وہ اپنی تمام تر اسکلز جو ہیں اس حوالے سے زیادہ لگاتے ہیں کہ پیسہ کیسے کمانا, مادی ترقی کیسے کرنی. علمی اور شعوری ترقی کے لیے صرف چند لوگ ہی ہیں جو اس کا بیڑا اٹھاتے ہیں. تو وہ چند لوگ ہی کیوں ہیں؟ سارے لوگوں کے پاس وہ شعور اور وہ گروتھ کیوں نہیں آ پا رہی؟ اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کیونکہ جو ہماری کثیر کمیونٹی ہے وہ اس طرف جو ہے ان چیزوں سے فائدہ اٹھا رہی ہے. اور جس طرح سے سیل فون ہے, ٹیکنالوجی ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, وہ ان سے فائدہ اٹھاتی ہے اور ان کو اپنی ذہانت کے کم کرنے کا باعث بھی بنا رہی ہے. ایک ایوریج پرسن آپ جانتے ہی ہیں کہ قدیم زمانے میں جب انسان نے نیا نیا اپنا ایک سیٹ اپ تیار کیا, ایک سوسائٹی تیار کی, تو اس کو بہت ساری چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا تھا, تو وہ ان کے حل فوراً تلاش کرنے کی کوشش کرتا تھا. آج ہمارے پاس اگر کوئی دقت آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, تو ہم سب سے پہلے اس کو گوگل کرتے ہیں, تو جس کی وجہ سے گوگل ہمیں جواب دے دیتا, نو ایشو, لیکن وہ ایسا جواب ہوتا ہے جو پکا پکایا آپ کے پاس موجود ہے, وہ آپ اس کو پڑھتے ہیں اور کبھی کبھی آپ اس کو بھی ڈس لائک کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ مجھے اچھا نہیں لگا سلیوشن, کیونکہ اس میں بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. آپ شارٹ کٹس بھی جو ہے ڈسکور کر سکتے ہیں آرام سے گوگل سے, تو پھر وہ انسان جو ہے ان کے رانگ ویز یا شارٹ کٹس کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ وہ اپنی ذہنی گروتھ اور اس سے کوئی پازیٹیو چیز نکالے. تو اب یہ باتیں جو ہے بہت ہی زیادہ خوفناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہیں. جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو ذہین طالب علم ہیں, ایسے ممالک کے ذہین طالب علم جن کا سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اور وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ سائنس میں ہم کچھ کریں, لیکن آپ نے کوئی بڑا شخص پاکستان نے سائنس کی دنیا میں نہیں دیکھا. چند لوگ ہیں جو اس پہ کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ انٹرنیشنل معیار پہ ہمارا کوئی اتنا بڑا نام نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جب بچپن سے ہی ہمارے پاس کیلکولیٹر موجود ہے تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ ہم ہر کیلکولیشن کو بجائے اس کے کہ ہم خود سے کریں, ہم کیلکولیٹر کی مدد سے ان چیزوں کا سم نکال رہے ہوتے ہیں, اور ہم اس بات پہ اپنے ذہن کو یوز ٹو کر لیتے ہیں کہ مجھے اس بارے میں ذرا سوچنے کی ضرورت نہیں, میرے پاس سیل فون ہے تو میں اس کے کیلکولیٹر سے کیلکولیشنز کر کے آپ کو ہر طرح کا جواب نکال سکتا ہوں. تو اس کی وجہ سے ہم نے میتھمیٹیکل بیہیویئر جو ہے وہ اس کو تقریباً رد کر دیا, اور دس از ویری الارمنگ سچویشن آئی تھنک. اور دوسری بات جو سب سے بری اس ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے ہمارے ہاں ہوئی وہ یہ کہ جو سوالات ہیں, سوالات پوچھنا, سوالات کرنا, سوال اٹھانا, یہ بہت ذہانت کا کام ہے. اور لیکن آج کیا ہو رہا ہے کہ سوالات کتاب کی ایکسرسائز میں موجود ہوتے ہیں, اسی کانٹینٹ سے ریلیٹ جو کہ سبق میں کانٹینٹ دیا جاتا ہے, اسی کانٹینٹ سے ریلیٹ سوال بھی بنا کر دے دیے جاتے ہیں اور جوابات بھی گائیڈ میں موجود ہوتے ہیں. تو نہ تو آپ کو اس سبق کو پڑھ کر کوئی سوال سوچنا ہے اور نہ ہی اس کے جواب کی طرف آپ نے جانا ہے. آپ نے صرف یہی پوچھنا ہے کہ سر کون سے سوال امپورٹنٹ ہے, کون سے ایگزام میں آ رہے ہیں, نشان لگا دیجئے 15 سوالات پہ, تو ہم پیپر اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہیں. اور پورے پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم گیس بیس پریپریشن پہ ہی چل رہا ہے. ہم کانٹینٹ جو کہ پوری کتابوں میں ٹیکسٹ بک میں ہوتا ہے وہ میرا خیال ہم صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے. اور زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ بعض اسٹوڈنٹس کے پاس جو ہے وہ ٹیکسٹ بک ہوتی بھی نہیں ہے, وہ گائیڈ سے شارٹ یا 5 سالہ پیپرز جو 5 ایئرز اولڈ پیپرز ہوتے ہیں انہی سے پریپریشن کر رہے ہوتے ہیں, وہ ٹیکسٹ بکس تو پڑھتے ہی نہیں ہیں. تو اصلی کانٹینٹ ہمارا مس ہو جاتا ہے جس میں کوئی کام کی بات ہوتی ہے. اب اس کی طرف اور بھی باتیں بہت ساری ہیں, معذرت کے ساتھ ویڈیو اگر لمبی ہو جائے تو, لیکن پھر بھی ان باتوں کو ہم نے سمجھنا ہے اور اس کا بہتر حل کی طرف بھی ہم جائیں گے انشاءاللہ. تو جو سب سے زیادہ
मसले वाली बात मुझे लग रही है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो ये है कि आउटडेटेड कंटेंट बहुत ज़्यादा आ गया है। साइंस में तो पहले ही था, साइंस की बुक्स में काफ़ी सारा आउटडेटेड मटेरियल हमें पढ़ाया जा रहा है, अब भी मौजूद है, लेकिन काफ़ी सारी बेहतरी भी आई है, लेकिन अभी भी बहुत सारा आउटडेटेड मटेरियल पड़ा है जिसका पढ़ने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हम वो पुरानी थ्योरीज अभी भी पढ़कर मार्क्स लेने की कोशिश कर रहे होते हैं और गवर्नमेंट हमें मजबूर करती है कि आप पिछली थ्योरी भी पढ़िए, उनमें भी वो इतनी ज़्यादा अभी पावरफुल उसकी ग्राउंड्स ना रहती हूँ, उस पर जो नई लेटेस्ट रिसर्च है, अप टू डेट नॉलेज है, वो शायद हमारे पास मौजूद नहीं होता। अब ये सबसे बड़ा इशू है, एक टेक्स्ट बुक जो 5 साल पहले छपी थी और दुनिया इतनी तेज़ी से तरक्की कर रही है, ये देखिए मसला बहुत ही अजीब है, पल पल की खबर नहीं है और दुनिया बहुत तेज़ रफ्तार तरक्की कर रही है और हम क्या करते हैं कि एक टेक्स्ट बुक छापते हैं, 5 साल तक वही टेक्स्ट बुक चलती है जब तक गवर्नमेंट चेंज नहीं होती। तो हर गवर्नमेंट अपना एक स्पेशल करिकुलम इंट्रोड्यूस करती है और मौजूदा हुकूमत ने भी किया है। अब फर्ज कीजिए कि लास्ट ईयर जो 5th ईयर चलेगा, जो 5th ईयर चलेगा, उसमें 5 साल में जितनी डेवलपमेंट हुई उस टॉपिक से रिलेट वो हमारे बच्चों तक नहीं पहुंच पाएगी और टीचर्स कम्युनिटी जो है वो सॉरी फॉर दैट वो रिसर्च बेस एटीट्यूड नहीं रखते कि वो क्लासरूम में उसके बारे में अपडेट आपको कर दें, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी इशू यही है कि गवर्नमेंट टीचर्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से थोड़ी एलर्जी है, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते ज़्यादा और गूगल से रिसर्च पर्पसेस के लिए उसी टॉपिक पे सर्च नहीं करते। वो कहते हैं जो टेक्स्ट बुक में लिखा पेपर तो उसी में से आना है और हमने मार्क्स भी उसी में से देने, और जो बच्चा एक्स्ट्रा लिखता है उसको अप्रिशिएट जरूर करते हैं लेकिन उससे ये पूछते हैं तुमने इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट किया, बस इतना भी लिखते थे तो तुम्हारे पूरे मार्क्स आ जाने थे। तो और दूसरे लोग भी इसी तरीके से फोकस करते हैं कि जी हम जो आइडियल एक किताब पॉपुलर होती है जिसको गाइड कहा जाता है, जो मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होती है, उससे तैयारी करके आप बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। जो आउटडेटेड मटेरियल की मैं जो बात आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, आउटडेटेड मटेरियल इस तरह से है कि देखिए जी थर्स्टी क्रो, ग्रीडी डॉग और ये सारी चीज़ें हमने इसलिए डाली थी अपने लिटरेचर में कि बच्चों को मॉरल जो है उनकी मॉरल ट्रेनिंग की जाए और उनको मॉरलिटी के बारे में भी इल्म होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती के साथ थर्स्टी क्रो, ग्रीडी डॉग और ये जो जितने भी हमारे मॉरल स्टोरीज हैं इंग्लिश में भी मौजूद हैं, उर्दू में भी मौजूद हैं, जितने भी लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट हैं उनमें मौजूद हैं, लेकिन उनसे हमारा बच्चा जो है बजाय इसकी मॉरलिटी सीखे वो उनके शॉर्टकट्स तलाश करके उनको क्रैक कर चुका है। तो अब क्या करना है कि रट्टा लगाकर आप स्टोरी लिख दीजिए, बहुत ही अच्छी और पूरे नंबर आपको मिलेंगे। लेकिन क्या ऐसा है कि हमने जो स्टोरी राइटिंग है वो सीखी हो? पहली बात तो क्योंकि स्टोरी राइटिंग दुनिया की बेस्ट चीज़ है लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट के लिए। आप स्टोरी टेलिंग क्लासरूम में भी शुरू कीजिए और स्टोरी टेलिंग जो है लिखें भी, यानी स्टोरी टेलिंग को लिखना भी चाहिए, यानी स्टोरीज लिखनी भी चाहिए और स्टोरीज ऑरली क्लासरूम में प्रेजेंट भी करनी चाहिए। लेकिन हमने क्या किया, हमने रट कर स्टोरी क्लासरूम में रिप्रेजेंट की और रट कर ही हमने पेपर पे पेस्ट की, राइट नहीं किया। और इवन के इतनी कमजोरी आ गई कुछ स्टूडेंट्स में कि वो री राइट भी नहीं कर सकते, वो जिस तरह से हूबहू लिखी होती है वैसे ही कुछ वर्ड्स जो हैं वो हूबहू लिखते हैं इसमें। तो मेरा ख्याल में अब ये देखिए कि मोरालिटी के हवाले से दो बहुत बड़ी शानदार किताबें हमारे पुराने लिटरेचर में मौजूद है, जिसमें गुलिस्तान सादी और हकायत रूमी जो है वो अखलाकी और रूहानी और स्पिरिचुअल ट्रेनिंग के लिए काफ़ी थी हमारे पास। अगर हम उन स्टोरीज की तरफ जाएं और उन अगर हमने रटने ही हैं तो हमें गुलिस्तान सादी और हकायत रूमी को ज़्यादातर टारगेट करना चाहिए ताकि हमारी मॉरल ट्रेनिंग और स्पिरिचुअल ट्रेनिंग हो, रेदर देन के थ्रस्टी क्रो, ग्रीडी डॉग आर्टिफिशियल कैरेक्टर्स के साथ हम स्टोरीज को पढ़ें और उसमें बच्चे को साइकोलॉजिकली पता चलता है कि ये आर्टिफिशियल कैरेक्टर्स हैं। कौवे का हमारी ज़िंदगी में इतना कोई ख़ास रिलेशन नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं कि वो स्टोरी हम लिखते हैं बार बार और उसको क्रैम करके लिख रहे होते हैं।